नाज़रीन, इस वक्त जो सबसे अहम मामला है वो एक्सटेंशन का है, और जब तक एक्सटेंशन मुकम्मल नहीं हो जाती किसी किस्म का एडवेंचर पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए। और ये बहुत ज़रूरी है कि तमाम आवाज़ें खामोश रहें, एक्सटेंशन के रास्ते में कोई रुकावट ना आए। देखिए, आर्मी चीफ को एक्सटेंशन लेने के लिए दो जगहों पे लोगों को खुश रखना पड़ेगा। नंबर एक, मौजूदा हुक्मरानों को हाथ में रखना पड़ेगा ताकि किसी किस्म की कबाहत ना आए। यानी वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो PDM का हिस्सा थी और जो इमरान खान के खिलाफ हैं, दो ही किस्म की पार्टियां पाकिस्तान में रह गई हैं, एक जो प्रो इमरान है और दूसरी जो है वो एंटी इमरान है। इमरान खान इतनी बड़ी पॉलिटिकल एंटिटी बन गए हैं कि अब या तो आप उसके खिलाफ हो सकते हैं या आप उसके हक में हो सकते हैं। तीसरा ऑप्शन तो पाकिस्तान में अब दिखाई नहीं देता। तो इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक्सटेंशन है, तो उन लोगों को खुश रखना, वो पॉलिटिकल पार्टीज जो इमरान खान के एंटी हैं, ताकि जो एक्सटेंशन है उसका टाइम मुकम्मल हो जाए, और ये नवंबर के इख्तिताम तक ये करना पड़ेगा। दूसरा, जो बैरूनी आका है पाकिस्तान के, जिनके इशारों पर पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हमेशा से अपने फैसले करती है और अपनी पॉलिसीज़ बनाती है। मिसाल के तौर पे कभी कहते हैं कि ये मुजाहिदीन है, फिर कहते हैं नहीं ये दहशतगर्द हैं, फिर दोबारा कहते हैं नहीं ये मुजाहिदीन है, फिर कहते हैं नहीं ये तो दहशतगर्द है, फिर कहते हैं जी हमने इनको लाकर बसाना है, तो बड़े अच्छे लोग हैं, हमारे हमवतन हैं, और फिर कहते हैं जी इन्हें को चलना पड़ेगा, इनके खिलाफ एक और मिलिट्री ऑपरेशन करना। तो ये पॉलिसी कोई भी जो जी शऊर है वो खुद नहीं बना सकता, ये इम्पोर्टेड होती है। ये हमारे जो मगरबी आका हैं उनकी जब पहुँचती है हिकमत अमली हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट तक, तो वो हमारी पॉलिसी बन जाती है। तो ये आवाज़ें खामोश रखनी है और इन दोनों को खुश रखना है, यानी बैरूनी आकाओं को भी और अंदरूनी आकाओं को भी, जब तक कि ये मुकम्मल नहीं हो जाता ये फेज़ नवंबर के इख्तिताम तक। सबसे जो ताकतवर आवाज़ है वो इमरान खान साहब की है, तो उन्हें काबू रखना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए एक तो ये है कि तोशाखाना 2 का जो केस है उसे 27 नवंबर तक पहुंचा दिया गया। यानी 29 नवंबर को नया आर्मी चीफ आता है नॉर्मली, लेकिन 27 नवंबर तक जानबूझकर पहुंचा दिया गया ताकि कोई कबाहत ना रहे। वैसे भी 27 को जज कह सकता है तब ये ठीक नहीं है, या वो ट्रैफिक जाम है, कुछ भी पाकिस्तान में छोटे मोटे बहाने से भी 2-4 दिन निकल जाते हैं, और ज़रूरत पड़ी तो इसको मज़ीद लंबा भी किया जा सकता है। देखिए, अब जो GHQ हमला केस है इस हवाले से, या जो 9 मई के मुकदमात हैं, इन केसेस को भी वीडियो लिंक के जरिए समाप्त की जाएगी। पंजाब ने इसकी मंजूरी दे दी है, और यानी कोई अगर रास्ता है इमरान खान साहब की आवाज़ बाहर आने का तो उसे बंद किया गया, और कोशिश ये की जा रही है कि एक्सटेंशन के मामला खैर वाफियत के साथ मुकम्मल हो जाए। हालांकि कुछ डाउट्स गला फाड़ के बार बार ये कह रहे हैं कि जी एक्सटेंशन तो हो चुकी है, अब तो मुद्दत मुलाजमत 5 साल है, लिहाजा 5 साल के लिए ये वाला आर्मी चीफ रहेगा, और नेक्स्ट आर्मी चीफ जो आएगा वो भी 5 साल के लिए आएगा, और अगर इसी आर्मी चीफ को एक और एक्सटेंशन मिलती है तो इस आर्मी चीफ के टोटल 10 साल हो जाएंगे। चले देखते हैं कितने साल होते हैं कितने नहीं होते हैं, तो मेरा रब जानता है। ख्वाजा आसिफ ने एक बात कही कि मुल्क न्याजी लॉ के तहत नहीं चल सकता। वज़ीर दिफा है पाकिस्तान के, ये इमरान खान साहब की उस बात का जवाब है जहां इमरान खान साहब कहते हैं कि मुल्क आसिम लॉ के तहत नहीं चल सकता। तो अब उसका जवाब दे रहे हैं ख्वाजा आसिफ कि वो न्याजी लॉ उन्होंने एक मुतारफ करवा दी टर्मिनोलॉजी, लेकिन मुल्क को जो है वो चलाना है, वो तो आईन और कानून के मुताबिक चलाना है, किसी और का ला तो इस मुल्क में चलेगा नहीं। जब तक मुल्क आईन और कानून के मुताबिक नहीं चलेगा मुल्क आगे बढ़ेगा नहीं, और यही पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। ये बात ख्वाजा आसिफ को भी पता है, नवाज शरीफ को भी पता है। नवाज शरीफ तो वैसे घोड़े बेचकर सो गए, बिल्कुल खामोश है, भाई को वज़ीर आज़म बनवा लिया, बेटी को वज़ीर आला बनवा लिया, खुद जो है वो एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन मियाँ साहब की सियासत बर्बाद हो गई है। ये एक तकलीफ उनके अंदर हमेशा मौजूद रहेगी। एक और बयानिया नाज़रीन बड़ा इंटरेस्टिंग है, और ये भी एक टाउट के जरिए कहलवाया गया। बयानिया ये है कि 9 मई हमारा 9/11 था। 9/11 पे ना अमेरिका में ट्विन टावर्स के ऊपर जहाज आकर टकराए थे और ट्विन टावर्स तबाह हो गए थे। उसके बाद अमेरिका पूरा का पूरा बदल गया, बल्कि पूरी दुनिया का सिस्टम ही बदल गया। इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के ऊपर जो चेकिंग के सारे में आते हैं वो तब्दील हो गए, पूरी दुनिया का स्ट्रक्चर ही तब्दील हो गया, हर चीज़ अजीबो गरीब हो गई। नई जंगें इस बुनियाद के ऊपर शुरू हो गई 9/11 के बाद। तो अब ये जनाब पाक फौज ने या इसकी तरफ से मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का बयानिया एक टाउट के जरिए सामने आया कि 9 मई हमारा 9/11 था। लेकिन जो 9/11 था ना, उसके बाद बड़ी शफाफ इंक्वायरियाँ भी हुई थी, वहाँ पे कमीशन बने थे, उनकी इंक्वायरियाँ हुई थी। 1000 से ज़ायद उन कमीशन के अंदर लगभग 1200 के करीब इंटरव्यूज़ हुए थे, लोगों के हक़ाइक़ सामने लाए गए थे। इधर तो कोई इंक्वायरी नहीं हुई, वहाँ पे वो 500-600 सफ़ात की एक तहकीकाती रिपोर्ट पड़ी हुई है, आप जाकर नेट पे निकाल के आज भी पढ़ लें। पाकिस्तान में क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। हत्ता कि जो फौजी अदालतों ने सजाएं दी वो भी आज तक हमारे पास मौजूद नहीं है। और 9/11 के बाद अमेरिका का जुडिशियल सिस्टम जो है वो काम कर रहा था, वहाँ पे मिलिट्री कोर्ट्स नहीं लाई गई, ये सारा कुछ इस तरीके से नहीं किया गया। तो ज़रा थोड़ा पढ़ लें तो ज़रा आसानी रहेगी इन टाउटों को भी और इनके आकाओं को भी कि जनाब 9/11 और 9 मई का आप कोई तकाबली जायज़ा नहीं ले सकते। 9/11 जो है वो एक बिल्कुल अलग कहानी है दहशतगर्दी की, और उसमें वैसे भी बहुत सारे हमारे पाकिस्तान के जो एस्टेब्लिशमेंट के आला कार या हमारे एस्टेब्लिशमेंट के अपने लोग वो माजी में ये कहते रहे कि ये तो अमेरिका का अपना खेल था, ये तो उन्होंने मिल मिला के 2 नंबरी की है। बड़ी अजीबोगरीब मिथ्यें जो है वो इसके बारे में मार्केट में लॉन्च की गई, जनाब ये खबर वो खबर, ये तो जनाब खुद करवाया था। तो फिर जब आप ये समझते हैं कि 9/11 उन्होंने खुद करवाया था, तो 9 में भी फिर आपने खुद ही करवाया। इमरान खान साहब तो कहते हैं कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था और कुछ भी नहीं था, यानी ये फॉल्स फ्लैग है। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा में नए सूबाई वज़रा ने हलफ उठाया। इस हवाले से 2 चीज़ें मैं आपके सामने रखूंगा। नंबर 1 तो ये कि मुख्तसर काबीना ने हलफ उठाया, अच्छे वज़ीर है जो सारे रखे, अच्छी शोहरत के मालिक लोग हैं जिन्हें वज़ीर बनाया गया, यानी PMLN और पीपल्स पार्टी की तरह ये जो ताकतवर बड़े लोग होते हैं, बड़े ख़ानदान होते हैं, या वो लोग जो बड़े पैसा वैसा इस्तेमाल करते हैं सियासत में, उन्हें नहीं बनाया गया, बल्कि यहाँ ये देखा गया कि कौन आदमी किस काबिलियत का मालिक है। तो एक जो काबीना बनी है उसके बारे में बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि एक बैलेंस काबीना है। हाँ, ये ज़रूर कह रहे हैं कि कुछ और लोगों को होना चाहिए था, लेकिन जो है उनके बारे में कोई एतराज़ नहीं कर रहा, सवाए इसके कि कुछ लोगों ने कहा कि ख़वातीन इसमें नहीं है।
खवातीन भाईजान कोई पल्ले से डाल लें, वो खवातीन लाएं कहाँ से? एक खातून सिर्फ इलेक्शन जीती थी, सुरैया बीबी, जो जनरल नशिस्त पे जीती थी खैबर पख्तूनख्वा से, चित्राल से। वो जो खातून है उन्हें बना दिया गया डिप्टी स्पीकर। अब डिप्टी स्पीकर और वजीर का होता है, साथ साथ तो नहीं चलेगा ना, या तो वजीर रहेंगी या डिप्टी स्पीकर रहेंगी। तो काबीना में तो अरकान असेंबली आते हैं, और जो खवातीन को लाने की आप कह रहे हैं बात कि खवातीन को ज़रूर काबीना में रखा जाए, तो कैसे रखा जाए? खवातीन है ही नहीं। पीटीआई की तमाम मखसूस नशस्तें छीन कर फजल रहमान को दे दी, नून लीग को दे दी, पीपल्स पार्टी को दे दी, एएनपी को दे दी, सबको दे दी। सब ने बैती गंगा में हाथ धो लिए, मालिक गनीमत इकट्ठा कर लिया। तो पीटीआई की जब सीटें ही आप ले गए खवातीन की, तो वो किसी खातून को कैसे बनाए वो किसी खातून को अपनी काबीना का रुकन? हो सकता है फ्यूचर में कोई मुशीर वगैरह आ जाए, कोई खातून, लेकिन ये तो रास्ता खुद पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन ने और पाकिस्तान की अदालतों ने मिलकर ये रास्ता बंद किया है। नादिन मीरन शाह में लेकर गए शाहिद अफरीदी को, पाक फौज की तरफ से उनको पहुंचाया गया वहाँ पे। ये एक स्पॉन्सर्ड किस्म का दौरा था, जिसमें फौज उन्हें लेकर गई, उन्हें मुख्तलिफ जगहों पर चलाया, फिर म्यूज़िक लगाया साथ, और उनकी वॉक, उनका फिरना टुरना, ये सारा दिखाया गया। शाहिद अफरीदी ने जो दिखाया या बोला वो हकीकत उससे बहुत मुख्तलिफ है। मीरन शाह में वो जो तस्वीर कशी कर रहे हैं वो सिर्फ उन एरियाज़ की है जहाँ पे मिलिट्री का पूरा कंट्रोल है, या वो खुद बैठे हुए हैं। बड़े खूबसूरत मेस हैं, बड़े अच्छे पार्क हैं, बड़ी प्यारी जगह हैं, जहाँ ये खुद बैठते हैं वो तो बड़ी खूबसूरत जगह रखते हैं। लेकिन मामला ये है कि जहाँ पे लोग रह रहे हैं, जिन बाज़ारों में, गलियों में, कूचों में, जिन पहाड़ों पे, जिन घरों में, उनके हालात अगर आप चेक करें तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली इस वक्त मीरन शाह के लोग किस सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। बहरहाल मेरा इसमें कोई एतराज़ नहीं है, बहुत सारे लोग जाते हैं, लेकिन शाहिद अफरीदी इन्हीं पहाड़ों से निकल कर गया और आज उसके अपने बच्चे महफूज हैं। तो वो कराची में और फैमिली अपनी महफूज है, तो दूसरों के बच्चे मारे जा रहे हैं इस लड़ाई में। तो इस जंगी जनून के हक़ में बयान देने की बजाय मेरे ख्याल में अकल वाली बात करनी चाहिए। खिलाड़ी वैसे भी अमन के सफ़ीर होते हैं, जंग के पैरोकार नहीं होते, लेकिन ये जंगी जनून ने एक पागलपन है। और शाहिद अफरीदी वैसे भी अपनी हर चीज़ को जीएचक्यू के साथ जोड़ते हैं, फ़ौज के साथ जोड़ते हैं, लिहाजा वो उनको तो जहाँ वो कहते हैं वो चले जाते हैं। लेकिन फ़ौज के लिए सोचने की बात यह है कि आप तो खुद इस मुल्क के हीरो हुआ करते थे, आपके तो डंके बजते थे। ये शाहिद अफरीदी जैसे छोटे मोटे लोग तो आपके साथ खड़े होकर बड़ा फ़ख्र महसूस करते थे और कोशिश करते थे कि थोड़ा सा इनको भी फ़ायदा हो जाए। लेकिन आज हालात ये आ गए हैं कि अपने बयानिया की तरवीज के लिए शाहिद अफरीदी जैसे लोगों को लाकर खड़ा करना पड़ता है। यहाँ तक पाकिस्तान की अफवाज कैसे पहुंची? मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की गलत पॉलिसीज़ की वजह से। ये शाहिद अफरीदी जैसे लोग कुछ नहीं बेचते थे, कोई इनकी टके की औकात नहीं थी इस इदारे के सामने, लेकिन आज इसी इदारे को अपने आप को खड़ा करने के लिए शाहिद अफरीदी जैसे लोगों का सहारा चाहिए। ये हकीकत है, आप जो मर्जी कहते रहे इस पर, यानी आप इसे भाग नहीं सकते। रियलिटी है ये। कभी किसी को लाकर लॉन्च करना पड़ता है, कभी किसी मोटिवेशनल स्पीकर को आगे करना पड़ता है, कभी किसी और को आगे करना पड़ता है। आवाम का हक मारना बंद कर दें, इलेक्शन की चोरी बंद कर दें, अवामी मुंतखब नुमाइंदों को फैसले करने दें, पाकिस्तान के अंदर नफरत की सियासत खत्म कर दें और अमन आने दें, तो मेरे ख्याल में चीज़ें वापस नॉर्मलाइज हो सकती हैं। लेकिन जो किया जा रहा है कि पाकिस्तान में ना रूल ऑफ लॉ है, ना आज़ादी इज़हार राय है, ना मैंडेट का एहतराम है, ना इंसानी हुकूक है, जब ये सारी चीज़ें आप खत्म करते हैं तो फिर आपको ऐसे कमज़ोर सहारे चाहिए होते हैं जिस तरह आप ढूंढ रहे हैं। और ताकत के बलबूते पे कहाँ तक ले जाएंगे मामला? ये मैं मुल्तान की एक वीडियो देख रहा था, इसमें ये थोक के हिसाब से मौलवी बिठाए हुए एक ही स्टेज पे। पीटीआई के जो बंदे थे ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, एक एक करके उनको लाया जाता था। आज एक की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कल दूसरे की, परसों तीसरे की, एक एक करके आ जाओ। वो पीटीआई से अपने आप को अलग करते थे, एक रटा रटाया एक स्क्रिप्ट था। वो बताते थे जनाब कि हम पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है, हम अपने आप को उससे अलग करते हैं और हम पाक फौज का एहतराम करते हैं, हम रियासत पाकिस्तान के वफादार हैं, और इस किस्म के कुछ जुमले थे। वो एक ही बयानिया था, एक ही स्क्रिप्ट था, वो चलता था जो पीटीआई के साथ होता रहा 9 मई के बाद। अब ये तरीके लबैक के मौलवी इकट्ठे करके उन्होंने बैठा दिया एक ही स्टेज पे। वो बेचारे भी सेम वही बातें कर रहे हैं, इज्तिमाई प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी उन्होंने कि इकट्ठे करो, बैठाओ इनको स्टेज के ऊपर। अब वो भी बेचारे वहाँ पे पाक फौज जिंदाबाद और इस किस्म की, और हम जनाब बिल्कुल पाकिस्तान के साथ है, रियासत के वफादार है, वो वफादारियों के बेचारे यकीन दिला रहे हैं मौलवी। हमारा टीएलपी से कोई ताल्लुक नहीं है, एहतजाज करने का फैसला गलत था, जैसे पीटीआई वाले कहते थे इमरान खान का फैसला गलत है। लेकिन मुझे हैरत हुई कि पीटीआई का बड़ी मुश्किल से एस्टेब्लिशमेंट को एक बंदा मिलता था, मार मार के गायब करके जलील करके लेकर आते थे, फिर बेचारा बोलता था, और वो बोलता भी था, तकलीफ के अंदर उसकी नजर आती थी चेहरे पे। लेकिन मौलवी तो नस नस के आए ने। मुझे बड़ी यानी खुशगवार हैरत हुई कि तरीके लबैक के जो मौलवी हैं, इन्होंने जितनी छलांगे मारी थी, जितने ये बुलंदो भाग दावे करते थे, यंज कर देंगे, वो पीटीआई वालों को कहते थे नच्चन वाले बच्चे और पता नहीं क्या कुछ यार, कैसे वैसे अल्लाह ताला का भी क्या कानून है। मेरा रब कितना ताकतवर है, कितना बेनियाद है। इन मौलवियों को इनकी औकात दिखाई मेरे अल्लाह ने। ये सारे पीटीआई की एक औरत को तोड़ने के लिए एस्टेब्लिशमेंट को जोर लगाना पड़ता था। यास्मीन राशिद आज भी नहीं टूटी, और ये मौलवी थोक के हिसाब से इकट्ठे हो गए आगे, सिर्फ थोड़ा सा इनको वो वजीफा मिल गया, थोड़ा सा हल्का सा इनको डंडा दिया, सारे लाइन में लगे कह रहे जी साड़ा कोई तलक नहीं। और हम देखिए ये मकाफात अमल है। पीटीआई को भी वही लोग मार रहे थे, तहरीक लबैक को भी वही लोग मार रहे हैं। पीटीआई ने बर्दाश्त किया, तहरीक लबैक से नहीं हुआ, सादी सी बात है। लेकिन मारने वाले हाथ वही है। पाकिस्तानियों को कम से कम ये समझ आनी चाहिए कि ये एक एक करके सबको मारेंगे, क्योंकि बारी बारी सबकी बारी। जब किसी के पास ताकत होती है ना या इक़्तिदार होता है, तो वो ये चाहता है कि वो अल्टीमेट हो, वो कभी भी उसके अंदर शराकत नहीं चाहता। तो एक एक करके ये सबको दबा लेंगे, और ये मैं और आप होता हुआ देखेंगे। अफगानिस्तान के बॉर्डर पे नाज़रीन इस वक्त नफरत का एक बीज बोया जा रहा है जो इंतहाई खतरनाक है। 20 दिन हो गए लगभग, और ये वहीद मुराद साहब उन्होंने रिपोर्ट भी किया है। 20 दिन हो गए, वो 400 के करीब ट्रक खड़े हुए हैं वहाँ पे, उनमें खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग और अफगान शहरी हैं।
जिन्हें ज़बरदस्ती इकट्ठा करके ट्रकों में ठूस कर पहुंचाया गया कि इनको अफगानिस्तान भेजना है, और 20 दिन से रास्ते भी बंद किए हुए हैं। अब वो बेचारे ट्रकों के अंदर फंसे हुए हैं। अब 400 ट्रकों में इंसान भरे हुए हैं, कोई जानवर नहीं है। जानवर भी इतनी देर में फेडअप हो जाता है, यानी फर्क हो जाता है जानवर भी। और आपने 400 ट्रकों में इंसान भर के वहां पे खड़े किए हुए हैं, उनमें खवातीन भी हैं, बच्चे भी हैं। वो बेचारे खाएं कहाँ से, वॉशरूम किधर है, उनकी इंतजाम बेचारों के कहाँ हैं। वो 20 दिन से इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरह हमें ये बॉर्डर खुले, भाई इधर नहीं रहने देते तो हमें उधर जाने दो। तो ये एक तजलील की जा रही है। इतनी ज़बरदस्त मेहमान नवाजी के बाद, कई दहाइयों की मेहमान नवाजी के बाद, इस तरीके से जलील और रुसवा करके अफगानियों को वापस भेजने की पॉलिसी कोई अक्लमंदी नहीं है। आपने नेकी की और नेकी को दरिया में नहीं डाला, आपने नेकी ज़ाया ही कर दी। आपने जो भी किया कराया उसके ऊपर खुद पानी फेर दिया। अब ये जो 400 ट्रकों के अंदर लोग हैं, ये वापस जाएंगे जब वहाँ अफगानिस्तान में, तो ये जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ लोगों को क्या बताएंगे इनके साथ क्या सलूक हुआ। उससे मोहब्बत बढ़ेगी या नफरत बढ़ेगी। यानी मेरी समझ से बाहर है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के दिमाग में इस वक्त चल क्या रहा है, ये एक बेवकूफ़ी है और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। यानी अगर आपने उनको नहीं निकालना, ये अफगानिस्तान की तरफ से कोई बयान भी आया, उन्होंने कहा जी अगर आपने हमारे बंदों को अभी निकालना है तो फिर बॉर्डर खोल दें, और अगर अपने अफगानियों को अभी बॉर्डर आपने नहीं खोलना तो कुछ अर्सा अफगानियों को निकालना आप रोक दें ताकि वो अपनी ज़िंदगी तो गुजार लें। अब पूरे पाकिस्तान से बंदे हाँक के आप ले गए बॉर्डर पर और बॉर्डर को आपने बंद कर दिया। तो ये एक अफसोसनाक सूरत हाल है। इस सूरत हाल पर फौरी तौर पर हुकूमत को कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए। नाज़रीन, जो शदीद तरीन मुखालिफ है ना इमरान खान साहब के, वो भी अब उनकी तारीफें करना शुरू हो गए। मिसाल के तौर पे ये हफीजुल्लाह न्याज़ी साहब ने बड़ा ज़बरदस्त अपने कॉलम के अंदर एक हिस्सा लिखा, मैं आपको उन्हीं का पढ़ के सुनाता हूँ। ये बदतरीन मुखालिफ है इमरान खान साहब के, मैक्सिमम नफरत इमरान खान साहब से जो लोग कर सकते हैं उनमें से एक मुझे ऐसा लगता है कि हफीजुल्लाह न्याज़ी साहब भी हैं। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं 9 मई के बाद मुक़्तदरा ने यानी एस्टेब्लिशमेंट ने गिनती के बजाय तोड़ कर PTI के MNAs और MPs इकट्ठे किए। माफ़ी मांगने वालों को फिलफौर रिफ़तें मिल गई। खाम ख्याली की पार्टी हो गई खाली और मिर्ज़ा यार खूब दंदनाएगा। इलेक्शन 8 फरवरी के नतीजे अक्सर उलट, मुश्किलात बढ़ा गए, मायूसी कुफर है, चुनाचा हौसला नहीं आ रहा। एस्टेब्लिशमेंट ने फ़ौरन नई हिकमत अमली तरतीब दी और PTI की आदत में बाहमी तसादुम को फ़रोग देने का टारगेट इन्होंने शुरू कर दिया ताकि पार्टी ज़मीन बोस हो जाए। इमरान खान ने बड़ी कमाल महारत से अपने चाहने वाले अवाम को पार्टी की आदत के बजाय सोशल मीडिया की कमांड में मुंतकिल कर दिया। ये बड़ी खास बात है जो न्याज़ी साहब जैसा बंदा ही महसूस कर सकता है। इमरान खान साहब की पार्टी के जो लोग हैं ना, आम पब्लिक, वो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप से ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया की कमांड में है। और ये न्याज़ी साहब ने महसूस नहीं किया, ये एक्चुअल एक रियलिटी है। और ये इमरान खान साहब ने डेलिबरेटली किया ताकि अगर पार्टी की आदत जो है वो कंप्रोमाइज़ होती भी है तो मेरी जो पब्लिक सपोर्ट है वो ज़ाया ना हो, बल्कि वो सोशल मीडिया के साथ जुड़ी रहे। ये है जनाब इमरान खान साहब की ताकत। भारत वो कह रहे हैं इन्होंने बहुत सारे हथकंडे किए और सारों में इमरान खान साहब कामयाब रहे, और आखिरी प्रोजेक्ट जो इन्होंने अब लॉन्च किया इमरान खान ने, उसे भी मुतज़लज़ल कर रखा है। ये जनाब हफीजुल्लाह न्याज़ी साहब कह रहे हैं इमरान खान साहब के बारे में। नाज़रीन, बड़ी इंटरेस्टिंग और खबरें भी हैं मेरे पास। इनमें एक तो अफसोसनाक खबर है और वो ये है कि ये एक रिकॉर्ड है जनाब पाकिस्तान की GDP ग्रोथ का। GDP ग्रोथ पाकिस्तान की जो है, ये किसी मुल्क का भी एक क्राइटेरिया होता है कि ये मुल्क कितनी तरक्की कर रहा है, इसकी ग्रोथ कितनी बढ़ रही है, ये कितने अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है ये मुल्क। नाज़रीन, 1970-71 के अंदर 2 साल के लिए पाकिस्तान की ग्रोथ बहुत नीचे गई थी, लेकिन 73 में जब आईने पाकिस्तान पेश किया गया तो हमारी ग्रोथ बहुत अच्छी ऊपर चली गई थी। इमरान खान साहब के दौर में भी ये ग्रोथ जो है वो 6% के लगभग रही और बड़ी शानदार ग्रोथ थी। सिर्फ एक साल ऐसा था जिसमें नीचे गई और फिर एकदम ऊपर चली गई, और वो कोविड की वजह से नीचे हुआ और फिर एकदम ऊपर चला गया। लेकिन पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा एक काम हुआ, पहली मरतबा ऐसा हुआ कि लगातार 3 सालों तक पाकिस्तान की जो ग्रोथ है GDP की वो नीचे ही रही है। कभी ऐसा नहीं हो, कभी एक आधा साल नीचे जाती रही है। बाद जब 1971 में पाकिस्तान 2 टुकड़े हुआ तो तब 2 साल भी नीचे गई थी। फिर एक आधा टाइम ऐसा था जब आलमी कसाद बाजारी आई थी, आलमी सतह पर रिसेशन आई थी, तब भी 2 साल नीचे गई थी। लेकिन 3 साल लगातार ऐसी बर्बादी कभी नहीं हुई जो अब ये बर्बादी पाकिस्तान की इन्होंने की है। और कौन कौन है जी? एक तो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब हैं और एक अर्दली जाली वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब हैं। इन्होंने बड़े बुलंदोबांग दावे भी किए, SIFC भी बनाई, सारा कुछ किया, लेकिन फ़ायदा कोई नहीं हुआ। नाज़रीन, एक खबर मैं आपके सामने और रखना चाहता हूँ जाते जाते, और ये खबर पढ़ने के बाद ना मैं तो सर पकड़ के बैठ गया कि यार ये क्या बंदा है। ये असिस्टेंट कमिश्नर कलर कहार है। इसने जनाब एक तकरीर के अंदर तकरीर कर दिया आगे, और तकरीर के अंदर ये कहता है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जब तहरीक पाकिस्तान चला रहे थे तो पाकिस्तान बनाने के लिए पैसों की ज़रूरत थी, तो उस वक्त सर सैयद अहमद खान के बारे में ये कहता है कि सर सैयद अहमद खान एक बहुत बड़े लीडर रहे मुसलमानों के, बड़ी उनकी खिदमत है एजुकेशन के हवाले से खास तौर पे। तो कहते हैं सर सैयद अहमद खान साहब ने कहा कायदे आज़म ने पैसे इकट्ठे करने का कहा, तो वो भी पैसे इकट्ठे कर रहे थे। तो वो गए जनाब और जाके वो ओबाश किस्म के लड़के थे उनके पास पहुंच गए। उन लड़कों ने कहा जी कमीज उतार के आधा घंटा नाचोगे तो 500 रुपया देंगे। तो उन्होंने कमीज उतार के आधा घंटा नाचना शुरू कर दिया। लड़कों ने उन्हें 500 रुपया दिया और उन्होंने 500 रुपया लाके फंड में जमा करवा दिया। बेशर्मा वो सर सैयद अहमद खान जो है वो 1898 में इंतकाल फरमा चुके हैं। मुस्लिम लीग जो है वो 1906 में बनती है, उससे 8 साल के बाद। कायदे आज़म मुस्लिम लीग में 1913 में आते हैं। उसके भी बाद पाकिस्तान का नाम उस वक्त तक किसी के दिमाग में भी नहीं था। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह उसके बहुत बाद जो है वो एक अलग मुल्क का खाका पेश करते हैं। 1940 में करारदाद पाकिस्तान आती है, यानी 42 साल पहले सर सैयद अहमद खान इंतकाल कर चुके हैं। और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना तो 15 साल के बाद सर सैयद अहमद खान के इंतकाल के वो आए मुस्लिम लीग में।
कांग्रेस को छोड़ के। ये मुझे हैरत होती है कि ये किस किस्म के लोग हैं और कहां से इम्तिहान पास करके ये लोग आ गए। और उसने नाम लिया सर सैयद अहमद खान। अब ये कहेगा तारीख में एक और ना कोई गेम कर देगा जनाब, तारीख में एक सर सैयद अहमद खान और भी था, वो बड़ा छुपा हुआ किरदार है, वो मेरा जनाब रिश्तेदार था, मैंने उसको ढूंढ लिया। नहीं, आपने कहीं पे क्लैरिटी नहीं दी। ये मैंने सारी खबर पढ़ी है siyaasat.pk से निकाल के। तो आप अंदाजा करें किस तरह के हीरे पाकिस्तान। और इस तरह के हीरो को जब एस्टेब्लिशमेंट कहती है इसको मारो वो मारते हैं, इसको पकड़ो वो पकड़ते हैं, इसको उठा लो वो उठा लेते हैं, इसको टांग दो वो टांग देते हैं, इसकी जमीन छीन लो वो छीन लेते हैं। ये 2 नंबरी होती है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।